गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एनाफेज सेकेंड की। ठीक है, सेल डिवीजन में एनाफेज सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रावस्था में या इस स्टेज में एवरी क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर डिवीजन होता है। क्या होता है? प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर डिवीजन होता है और क्रोमाटिड संतति गुणसूत्रों के रूप में अलग होकर क्या करते हैं, अपने विमुख ध्रुव की ओर क्या होते हैं, परिगमन करते हैं, मतलब चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है यानी पोलर बिंदु की ओर क्या करते हैं, मतलब गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, द्वितीय एनाफेज में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका चित्र देखते हैं। तो चित्र में दिखाया गया है जैसे कि डॉटर क्रोमोसोम्स मूविंग टूवर्ड्स पोल, मतलब इनके जो गुणसूत्र होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर, वो क्या होते हैं, अपने ध्रुवों की ओर यानी पोल की ओर क्या होते हैं, चले जाते हैं। अपने पोलर की ओर, पोलर बिंदु की ओर क्या होते हैं, गमन करते हैं। तो इस चित्र में आपने ऐसा देखा, तो ये एनाफेज की कंडीशन होती है। इसी से क्या होते हैं, एनाफेज जब दूसरी कंडीशन में आती है तो ये दो भाग में अलग होकर एनाफेज सेकंड टीलोफेज में आ जाते हैं। तो इनमें एक एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और जितने मतलब कि जिधर जिधर क्या मतलब कि ये कह सकते हो कि जो पोलर बिंदु की ओर इधर उधर आते हैं ना, तो मतलब आप मतलब सम्मुख उनके आसपास आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, एक पोलर बिंदु उसके साथ चला जाता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा फिर से चारों ओर से क्या होते हैं, घिर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, ये टीलोफेज अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला द्वितीय टीलोफेज, क्या बोलते हैं, द्वितीय टीलोफेज। इस प्रावस्था में प्रत्येक समूह के गुणसूत्र क्या होते हैं, आकुंडलित होकर लंबे हो जाते हैं। मतलब आकुंडलित, पहले तो कुंडलित होते हैं और फिर बाद में इस अवस्था में क्या हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। और कुंडलित होने के बाद लंबे हो जाते हैं और इनके चारों ओर क्या होते हैं, केंद्रक आवरण बन जाता है। जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण बन जाता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। केंद्रक विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य जो होता है उनका क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है। या क्या है, कह सकते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन या फिर साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्रिया होती है। तो इस प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, चार कोशिकाएं बन जाती है तथा प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगुणित संख्या होती है। क्या होती है, अगुणित संख्या यानी हैप्लॉइड होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, अगला। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे दिखाया गया है अगला, तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अभी तक आपने जितने भी अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के टाइप्स पढ़ा है तो उनका क्या महत्व है, तो उसका महत्व आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अलैंगिक जनन वाले जीवों के जीवन इतिहास में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जीवों की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, समान बनी रहती है। क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। दूसरा पॉइंट्स ये है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक द्विगुणित या डिप्लॉयड कोशिका से चार क्या होती है, हैप्लॉयड सेल्स बनती है। कितनी, चार हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और प्रत्येक एवरी डाटा सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या मूल कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। क्या होती है, जो मूल कोशिका होती है यानी मदर सेल्स होती है उसकी अपेक्षा क्या होती है, आधी होती है। इन कोशिकाओं में से युग्मक क्या होते हैं, गैमीट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन के समय मेल एंड फीमेल गैमीट के संलयन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वही हो जाती है जो उस जीव की दैहिक कोशिकाओं में होती है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44। कितनी, 44 होती है। अतः अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, निषेचन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि को रोकता है और इस प्रकार जाति में
क्या है, अणुओं की संख्या विशिष्टता को बनाए रखते हैं। अगला थर्ड देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं। क्या होते हैं, जीन के नए संयोग बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर से नर एवं मादा गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स के खंडों में क्या होता है, फेर बदल हो जाता है, मतलब अदला बदली हो जाती है। इससे माता व पिता के गुणों के नए संयोग बनते हैं और इससे अतः अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने सभी युग्मक समान नहीं होते, क्योंकि उनमें जीन्स के नए संयोग बनते हैं। इससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। अब हम बताएंगे आपको अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला तो एक तरफ डाल लेते हैं ऑकुरेंस। ऑकुरेंस मीन्स स्थान, ठीक है, मतलब प्राप्ति कहाँ से हुआ है। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन में। तो यह केवल जनन कोशिकाओं में युग्मकों के बनते समय होता है। क्या होता है, यह केवल क्या होता है, जनन कोशिकाओं में युग्मकों के बनते समय होता है। और इसमें क्या होता है, सूत्री विभाजन में माइटोसिस में शरीर की सभी कायिक कोशिकाएं सूत्री विभाजन द्वारा ही अपनी क्या है, संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब काया द्वारा, मतलब उनकी काय क्या होते हैं, मतलब असेक्सुअल डिवीजन होता है, जिसे में क्या कहते हैं, कायिक कोशिकाएं क्या होती है, सूत्री विभाजन का कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। इसमें दो क्रमिक विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें क्रमिक विभाजन होता है। कितने, दो क्रमिक विभाजन होते हैं। सूत्री विभाजन होने वाली प्रवस्था अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार दोहराई जाती है। कितनी बार, 2 बार दोहराई जाती है। जबकि सूत्री विभाजन में विभाजन की पूर्ण क्रिया एक ही क्रम में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, प्रथम प्रोफेज यानी फर्स्ट प्रोफेज कंडीशन। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रथम प्रोफेज की अवधि अधिक लंबी होती है, मतलब जो इनकी अवधि होती है, समय होता है, अधिक समय तक होता है और अनेक पदों में ये पूरी होती है। इसकी जैसे अनेक पदों में पूरी होती, जैसे है ना, तो ये अनेक पदों में पूरी होती है। इसकी उपावस्थाएं निम्न प्रकार से होती है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस। मतलब इन सारी उपावस्थाएं होती है जो लंबे समय तक चलती है। ठीक है, अब देखते हैं सूत्री विभाजन में प्रोफेज कम अवधि का होता है, मतलब कि जो माइटोसिस क्रिया होती है उसमें जो समय लगता है प्रोफेज में क्या होता है, कम लगता है और इसमें विभिन्न उपावस्थाएं नहीं होती। क्या होती है, विभिन्न उपावस्थाएं नहीं होती है। तो इतनी चीज क्लियर है ना सबको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला टॉपिक्स ये हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए अगला है, दिखाया जाएगा। देखिए, तो इस तरह से क्या होता है, हमारी सेल्स होती है। ठीक है, जैसे कि दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि चौथा पॉइंट, प्रोफेज के प्रारंभ में प्रत्येक गुणसूत्र एक एकल रचना के रूप में होता है। किसके रूप में, एकल रचना के रूप में होता है। जबकि इसमें क्या होता है, गुणसूत्र दो लंबवत भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग दो भागों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक भाग एक क्रोमैटिड कहलाता है, मतलब जो जितने भाग बनेंगे उतने भाग वो क्या कहलाएंगे, क्रोमैटिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रोमैटिड। ठीक है, अतः प्रत्येक गुणसूत्र में दो डटर क्रोमैटिड्स होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में दो, मतलब कि 2 डटर क्रोमैटिड्स होते हैं तथा ये डायट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायट कहलाते हैं। मतलब 2 डटर सेल्स बनती हैं तो उन्हें हम डायट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायट। जबकि इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र युग्मन करके युग्म या डायट बनाते हैं। क्या करते हैं, समजात गुणसूत्र युग्मन करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं और इस युग्म को हम क्या बोलते हैं, डायट। क्या बनाते हैं, डायट कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में युग्म नहीं बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, युग्म नहीं बनते हैं। अगला छठवां पॉइंट देखिए, सजातीय गुणसूत्र में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। मतलब जो सजातीय गुणसूत्र, मतलब एक दूसरे से समान गुणसूत्र क्या होते हैं, मतलब कि पैरानेमिक मैनर में एक दूसरे से क्या है, लिपटे रहते हैं। जबकि क्रोमैटिस पैरानेमिक मैनर में कुंडलित होते हैं, मतलब ये कुंडलित होते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े पाए जाते हैं। सातवां पॉइंट देख लो, प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स में
डायड प्रोफेज की पैचिटीन सब स्टेज में बनता है। इस प्रकार अवस्था में गुणसूत्रों के टेट्राज बनते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्रों के टेट्राज मतलब चार गुण क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों के डायड प्रोफेज के प्रारंभ में बनते हैं। जब मतलब प्रोफेज कंडीशन होती है तभी गुणसूत्रों के डायड प्रोफेज प्रारंभ में बन जाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए 8वां पॉइंट, पैचिटीन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर तथा कियाज्मेटा का निर्माण होता है, जिससे सजातीय गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स में जेनेटिक पदार्थ का विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होते हैं। मतलब उनके जेनेटिक कोड क्या होते हैं? दूसरे मतलब कि क्रोमैटिड्स में चले जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें क्रॉसिंग ओवर तथा कियाज्मेटा नहीं बनते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर तथा कियाज्मेटा नहीं बनते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं प्रोफेज के। अंत में न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर झिल्ली लुप्त हो जाती है। मतलब कि क्या होता है? प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या होती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है। मतलब प्रोफेज के लास्ट में क्या हो जाता है? न्यूक्लियोलस जो पाया जाता है तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्या होती हैं? लुप्त हो जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर झिल्ली लुप्त हो जाता है। इसमें भी प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों लुप्त हो जाते हैं। तो मेटाफेज में देखिए, मेटाफेज कंडीशन क्या होती है इसकी? मतलब मेटाफेज में दोनों में क्या डिफरेंस है? मेटाफेज में गुणसूत्र टेट्राड के रूप में होते हैं, जिनमें चार क्रोमैटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राड के रूप में होते हैं और जिनमें से चार क्रोमैटिड्स होते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र डायड होते हैं। क्या होते हैं? इनमें दो गुणसूत्र होते हैं या दो क्रोमैटिड्स होते हैं, जिनमें दो क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं। जबकि इसमें देखिए 11th वाले में 11th पॉइंट्स देखिए, इक्वेटर पर टेट्राड का विन्यास इस प्रकार होता है कि उनके दोनों सेंट्रोमियर्स इक्वेटर से ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं इक्वेटर की दिशा में होती है। मतलब ये मतलब पट्टिका बना लेते हैं और टेट्राड एक दूसरे से पट्टी मतलब बीच में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? अपने ध्रुवों की ओर क्या होते हैं? दिशा को निर्धारित करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? डायोड डायोड क्या होते हैं? डायोडों का विन्यास क्या होता है? ओरिएंटेशन इस प्रकार होता है कि सेंट्रोमियर इक्वेटर की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की दिशा में होती है। क्या होती है? इक्वेटर की ओर तथा जो उनकी होती है आर्म पोलर की दिशा में होती है। चलिए इसका देख लेते हैं 12 पॉइंट। सेंट्रोमियर्स का विभाजन नहीं होता है, किंतु डायड में से सजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। मतलब इनके क्या हो जाते हैं? डायड में से ये सजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। जबकि मेटाफेज में सेंट्रोमियर्स के युगलों का विभाजन होता है। अब देखिए एनाफेज। एनाफेज में माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं इनके। तो एनाफेज के गुणसूत्र युगलों में दो क्रोमैटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? दो क्रोमैटिड्स होते हैं। जबकि एनाफेज के गुणसूत्र एकल होते हैं। क्या होते हैं? एनाफेज के गुणसूत्र एकल होते हैं। 14 वाला पॉइंट देखिए, गुणसूत्र अधिक छोटे और मोटे होते हैं। इनमें क्या होता है? गुणसूत्र अपेक्षाकृत बड़े तथा कम मोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टीलोफेज में। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम टीलोफेज प्रावस्था सर्वाधिक रूप से कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह विभाजनशील केंद्रक सीधा एनाफेज से प्रोफेज सेकंड में आ जाता है। किस में आ जाता है? विभाजनशील केंद्रिका सीधा किस में आ जाता है? एनाफेज से प्रोफेज से प्रोफेज सेकंड में आ जाता है। टीलोफेज में इसमें देख लो, टीलोफेज प्रावस्था सर्वाधिक रूप से कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद कोशाद्रव यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। अब देखिए इसका महत्व, मतलब कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस के महत्व हैं। ठीक है। तो चलिए इनके महत्व देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में चार कोशिकाएं बनती। क्या बनती है? चार कोशिकाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है? सूत्री विभाजन के अंत में केवल दो कोशिका बनती है। इसमें चार बनती है जंतु में। इसमें क्या होती है? मतलब कि दोनों विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के अंत में चार कोशिकाएं बनती हैं और सूत्री विभाजन के अंत में दो कोशिकाएं बनती हैं। 17 वाला पॉइंट देखिए, संतति कोशिकाएं क्या होती है? हैप्लॉइड होती है तथा गुणसूत्रों की संख्या मतलब कि जनक कोशिका से आधी रह जाती। क्या होती है? जनक कोशिका से आधी हो जाती है। फादर सेल्स से क्या होती है? यानी यह मदर सेल्स से क्या होती है? आधी रह जाती है। जबकि इसमें क्या होता है? संतति कोशिकाएं द्विगुणित होती है तथा गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। इसमें जनक कोशिका के गुणसूत्रों के बराबर होती है। इसमें क्या होती है? आधी होती है। ठीक है।
तो चलिए 18 वाला पॉइंट देख लेते हैं। कोस क्रॉसिंग ओवर में जीन विनिमय तथा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाने के कारण संतति कोशिकाएं जनक कोशिका के समान नहीं होती है। जबकि इसमें क्या होता है, सूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी सभी संतति कोशिकाएं जनक कोशिका के समान होती है। थैंक यू क्लास।